फाइनल पेपर टर्म 2 में था। फर्स्ट पार्ट सबने सही किया है, ऑलमोस्ट सबका सही है, एक दो बच्चे जिन्होंने वॉल्यूम निकाल दिया, वो कौन बच्चे हैं मुझे ऐसे याद नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो प्लीज बी वेरी क्लियर, हम बात किसकी कर रहे हैं, वॉल्यूम या सरफेस एरिया। A metallic cylinder has radius 3 centimeter, height 5 centimeter, made up of metal A। ये क्वेश्चन सबने, मोस्टली सबने ये आंसर निकाल दिया है, पर क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्वेश्चन ने कहा हुआ है वॉल्यूम ऑफ मेटल ए टू वॉल्यूम ऑफ मेटल बी। सबका आंसर ना, ऑलमोस्ट सबका, कोई एक दो बच्चे होंगे जिनका गलत है, वो देख लो। आप सबको कहा गया है वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, आप क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रेशियो निकालकर आप बैठ गए, जिसके मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, पहली बात, जो होल ड्रिल हुआ है ना, वो ऐसा नहीं है कि उसने पूरे सरफेस एरिया, पूरे टॉप को खत्म कर दिया, छोटा सा पार्ट ऊपर की सरफेस में से ड्रिल हो रहा है। ठीक हो गया, ये बहुत छोटा सा पार्ट ऐसे ड्रिल हुआ है फ्रॉम द सरफेस, राइट। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन दी हुई है, इस होल की रेडियस है 3/2 सेंटीमीटर, हाइट है 8/9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और जो ये सिलेंडर दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, कैपिटल आर लिख लो, और हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पहले बताना है इसमें सिलेंडर रेडियस। त्रिषा, आप अगर आर लिखते हो तो मैम ने मार्क्स तो नहीं कट किए पेपर में आपके? तुमने इस पेपर में नहीं लिखा ना। हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये लिखने की आदत आप डाल लो। और जो कोन है या कोनिकल होल है, उसमें आप लिखोगे रेडियस, और इसके साथ लिखोगे r विच इज 3/2 सेंटीमीटर, और हाइट जिसे लिखोगे h विच विल बी 8/9 सेंटीमीटर। ठीक है, रेशियो ऑफ मेटल ए टू मेटल बी, रेशियो ऑफ मेटल ए टू वॉल्यूम ऑफ मेटल बी इन द सॉलिड। दोनों मेटल्स का, सॉलिड का आपस में रिलेशन क्या है, रेशियो क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, पहली चीज तो जो आपका मेटल बी है वो कहां पर आया है, होल में। ठीक है, और मेटल ए है इस सिलेंडर में, समझ में आ गया। मेटल ए इज इन द सिलेंडर, जो होल में है वो है मेटल बी। आपको पूछा हुआ है मेटल ए टू मेटल बी, तो यही रेशियो हमें फॉलो करनी है। मेटल ए हुआ है सिलेंडर माइनस कोन, मेटल ए इज सिलेंडर माइनस कोन। करो इसे सॉल्व। हेलो, हाँ जी मैम, अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये निकालना था आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हम सब स्पेसिफाई कर चुके हैं स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, दैट्स वाई यहाँ पर मुश्किल नहीं आएगी। फिर आप थ्रू आउट पाई कैंसिल कर दोगे, और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। समझ में आ गया ये? किसी ने पता क्या किया है, रेडियस को स्क्वायर ना करके हाइट को स्क्वायर कर दिया। वो देखो किसका पेपर है, और पूछो अपने आप से क्यों किया है हमने। यहाँ पर है बच्चे, क्लियर लिखा करो, और जो कैंसिल कर रहे हो उसे प्रॉपरली कैंसिल किया करो। 9 5 जा 45, 45 यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 होता है यहाँ से, दिस विल बिकम 2 एंड दिस इज 3। तो 45 माइनस 2/3 इज 2, तो ये कैंसिल करने के बाद भी क्या आएगा, 2/3। एलसीएम ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, रेशियो में इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 135 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 टू 2/3। अब जिसने ऐसे लिखा है ना 19:2,
2/7, किसी का ऐसे आया है, या किसी का आया है 45:2/3, कुछ ऐसा करके भी आया है। तो मेक श्योर आप इसमें एलसीएम ले लेते हो। जो ये डिनोमिनेटर है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 135:2 और यहाँ पर आ जाएगा 133:2। ये मेरा मतलब ये है कि एलसीएम लेना है, यहाँ पर इस रेशो को रॉ नहीं छोड़ना होता, यहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे इस चीज से मार्क्स। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा मेटल ए टू मेटल बी 133:2। और जब लास्ट में रेशियो लिखते हो ना, तो प्लीज लिख दिया करो मेटल ए रेशियो मेटल बी। ठीक है, लास्ट में इसे लिखना है, टीचर को बहुत इजी हो जाता है। दिस इज व्हाट प्रेजेंटेशन इज। टीचर के लिए जब भी आपको रेशियो पूछे ना, किसने नहीं लिखा इक्वल टू रेशियो, बस दैट्स इट। आप रेशियो में स्पेसिफाई कर दो आप रेशियो कैसे निकाल रहे हो, कोन ए, कोन बी, कोन सी, जो भी लिखा है, कोन 1, कोन 2। समझ में आ गई ये चीज? फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया निकालना था, कैसे निकालेंगे हम? पहले तो मैंने आपको कहा था स्पेसिफाई करोगे रेडियस किस किस की है, स्मॉल आर, कैपिटल आर। दोनों के लिए आप आर लिख रहे हो, वो नहीं करना। कैपिटल आर ले लो सिलेंडर के लिए, स्मॉल आर ले लो कोन के लिए। हाँ जी, इतने दिन हम कहाँ गायब थे? तुमने मुझे कहा था ट्रिग्नोमेट्री करवा देना, और तुम्हें खुद गायब। हाँ, मैं इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। एक दिन पहले मुझे फोन आता ना, मैं आज नहीं आऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा और परसों आऊंगा, मुझे ट्रिग्नोमेट्री करवा देना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट डे आप देखिए, मैं ये आया नहीं बच्चा, क्या हो गया इसको। उसके बाद फिर से आए, प्रिपेयर्ड माय नोट्स की तरह, ये पूरा प्रॉपर मैं करवा दूंगी, कैसे करवाऊंगी, सबको बोला भी मैंने कि ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगी। अरे गाय, मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, फिर ये कहेगा मैं ट्रिग्नोमेट्री करवा दो। अब रेगुलर रहो, पेपर वगैरह चलते रहेंगे, क्लासेस मिस नहीं करनी है, बीमार हो तब भी आ जाना। मैं सिंपल कह रही हूँ, तुमने बीमारी में बहुत क्लासेस मिस की है, राइट। चलो, अब इसमें हमने जब फॉर्मूला लिखना है ना, तो प्लीज ये चीज ना, मतलब ये हमारी जो होता है ना इंट्रोडक्शन, जब मूवी देखते हैं तो कैरेक्टर आते हैं ना नाम में, सीरियल वाइज आता है कौन क्या है, कौन किसका है, तो ये आपका वो चीज है। ये नहीं लिखोगे ना, पेपर की प्रेजेंटेशन है ये आपकी। मूवी के पहले डायरेक्टली कास्टिंग नहीं हो, कुछ भी ना हो, कुछ नाम ना दिया हो, आपको मजा नहीं आएगा मूवी देखने का। ऐसा ही ये आपकी कास्टिंग है, पता होना चाहिए कौन क्या, आप क्या लिख रहे हो, क्या स्पेसिफाई कर रहे हो। देन लुक एट दिस फिगर। उसने कहा है क्वेश्चन में पढ़ो, व्हेन द होल इज ड्रिल्ड आउट, होल को फिल किया उसके बाद नहीं, होल इज ड्रिल्ड आउट, तब सरफेस एरिया निकालना है। होल ड्रिल आउट किया तो ये क्या हो गया, हॉलो। ठीक हो गया, तो सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसका बेस पूरा पूरा है, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ऊपर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। मैं क्यों स्पेसिफाई करूं कि हर एक चीज को क्लियरली लिख लो। उसके बाद क्या है, ये वाली सरफेस बची होगी, आफ्टर दैट होल। होल जस्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द टॉप, टॉप की सरफेस का बहुत छोटा सा पार्ट है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, समझ में आ गया? इन दोनों को मिलाओगे तो बेस एरिया हो ही जाएगा। फॉर्मूला को थोड़ा सा स्पेसिफाइड, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उतनी इज्जत इसको दे दो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, उतनी इज्जत इसको दे दो। ठीक है, तो आप लिखोगे 2πRH, ये लिख लिया करो, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपकी क्लैरिटी के लिए भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन है ये आपकी। टाइम आपको उतना ही लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, सोचने में, जो सोचते हो उसको लिख लिया करो, प्लस सिस्टमैटिक हो जाएगा काम आपका। प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो मैंने यहाँ गलती की ना, हमें क्या करना है, कैपिटल आर कैपिटल एच प्लस पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया। मेरी गलती हुई ना यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगी, इसे पूरा कट करके नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगी। समझ में आ गया? अपने साथ इरेजर्स कैरी करो, अगर अभी के स्टेज पे आप कहते हो ना बहुत गलतियां होती है, पेंसिल से काम करना शुरू कर दो। बार बार इरेज करोगे, अपने आप आपका थॉट प्रोसेस, जो कटिंग करते हो ना बहुत सारी, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी, राइट। प्लस पाई आर एल, यहां हमने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, और प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, इसके बाद इसको लिख दो 2RH प्लस पाई 2πr स्क्वायर प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको ना
ऐड भी कर रहे हो तो डोंट मेक इट योर फर्स्ट स्टेप, लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस चीज को लिखना बहुत जरूरी है। इफ यू आर राइटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये समझ में आ रहा है हमें, तो लिखो ऊपर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ कोन। समझ में आ गया गुरशान? समझ में आ रही है चीज हमें? ये आपको इसे स्पेसिफाई करना होगा। इसके बाद आप यहां से कॉमन लेते हो, प्लीज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक इट अ पॉइंट टू राइट दिस स्टेटमेंट, ये बहुत जरूरी है। आप खुद सोचो, बुक में ना लिखा हो, डायरेक्टली आंसर लिखा हो, आप कहोगे कैसे? सॉल्यूशंस आते हैं, नेट पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, कहते हैं कैसे, समझ नहीं आया। तो योर पेपर शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, टीचर भी कहेगी कैसे, समझ नहीं आया। ठीक है, जितना इजी पेपर बनाओगे टीचर को चेक करने के लिए, उतना ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे, उतने ही आपकी गलतियां ओवरलुक हो जाती है। एक दो क्वेश्चंस में कहीं कहीं गलती रह जाएगी तो वो ओवरलुक हो जाएगी, ओवरऑल ही करोगे, कटिंग है, यहाँ है, वो लिखा, अपने आप से कुछ भी लिख दिया, फिर काट के लिख दिया। डोंट मेक इट सो ऑब्वियस फॉर द एग्जामिनर टू से कि बच्चे को कुछ नहीं आता, एम ही है। समझ में आ गया? चाहे आपके मार्क्स 75 आए हो, चाहे आपके 65 आते हो, चाहे आप उस लेवल पर हो कि 68 आ जाए, आप अगर 65 हो, पेपर थोड़ा प्रेजेंटेबल बना दो, थोड़ा प्रेजेंटेबल, कटिंग्स प्रॉपरली, मार्जिन ड्रॉ करके वहां कैलकुलेशन करो, या लास्ट में एक पेज रख लो जिसपे आप सारी कैलकुलेशन कर रहे हो। समझ में आ गया? बीच बीच में मत घुसाओ, थोड़ा नीटली, थोड़ा लूज लिखो, डोंट मेक इट, मैं सच में कह रही हूँ, सेफ पेपर यहां मत चलाना। सेफ पेपर करना है तो सच में एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेफ पेपर का मतलब ये होता है यू सेव योर रिसोर्सेज, पेपर अच्छा सा दोगे वो भी सेव रिसोर्सेज होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस है हमारे जिंदा रहने का, है ना? इस तो हम जिंदा खाना खाना भी छोड़ दे और भी ज्यादा सेव हो जाएंगी रिसोर्सेज। सो दैट इज नॉट व्हाट सेफ पेपर कैंपेन मीन्स। अननेसेसरली पेपर को यूज नहीं करना होता, वेस्ट नहीं करना, ये नहीं कि फीट फाड़ के फेंक दी, उसमें स्पेस है तो हम लिखते हैं, लेकिन जब आपके पेपर हैं, आपको रिसोर्सेज को सेव करना है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, वो भी सेव रिसोर्सेज ही है। इतने साल लगाकर इतना करके पढ़ाई की और मार्क्स ना आए। समझ में आ गया? सो बी, हाँ जी, मैंने दिए तो याद, एक नंबर दिया, शायद नहीं दिया, शायद कुछ गलत है, मैं देख लेती हूँ, फिर यही है, मैं चेक कर लूंगी फिर। वही कहा था ना, समझ नहीं आता है कि क्या लिखा है, क्या प्लस किया, क्या माइनस किया, तो मेक इट, या आर डिफरेंट किया हुआ है, हाँ, आर डिफरेंट किया हुआ है, हाँ, फिर दिखा, शायद है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, विच आई वांटेड की कर लो, क्योंकि इस बार ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तुम्हारे मम्मा का फोन क्या आ रहा है? ना, नहीं दिया, हाँ, इसमें मार्क्स नहीं दिया, ठीक भी लिखा हुआ है तुमने, हाँ, वन वन नंबर होगा, क्योंकि तुमने एक्सप्लेन नहीं किया व्हाट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन, दे दो उसको पीछे, +1 होगा, -1 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप बात कर रहे हो ना, बिकॉज मैं पिक नहीं कर रही हूँ फोन। क्वेश्चन नंबर 2, बैरल ऑफ फाउंटेन पेन, फर्स्ट पार्ट तो बेटा बहुत सिंपल था, सिलेंडर का आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दाबिर ने भी सही निकाला होगा, है ना? बहुत इजी था, जिसमें रेडियस दी हुई है आपको 5 mm और हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब ये mm और सेंटीमीटर अगर देखना है ना, तो प्लीज अपना ये स्केल देखो जिसको इतना यूज करते हो। इस बार कंस्ट्रक्शन नहीं थी ना, इसलिए ये हाल हो रहा है, mm और सेंटीमीटर समझ नहीं आ रहा हमें, हम भूल चुके हैं। ये 1 सेंटीमीटर होता है ना, ये जो बीच में छोटी छोटी लाइंस नहीं होती 4.2, ये होता है। और कितनी डिविजन होती है? 10। तो 10 मिलीमीटर मेक 1 सेंटीमीटर। इसके दूसरे साइड पे इंचेस होते हैं, दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल, दिस इज व्हाट लॉजिक है। आपको ये स्केल क्यों सिखाया जाता है? ताकि आप याद कर सको, राइट? इसके दूसरे साइड पे जाते हो ना, ये इंचेस का स्केल है, ये 1 इंच होता है, ये कहाँ पे आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 2 पे आता है, 2.5 पे आता है, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेशन होती है, तो इस स्केल के अकॉर्डिंगली ही नंबर्स को याद किया जाता है। मुझे इंचेस याद नहीं थे कितने होते हैं, पर मैंने स्केल को देखा तो समझ में आया कि देखो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ रहा है। समझ में आ गई बात? ये आप अपनी हाइट कन्वर्ट करते हो ना, सेंटीमीटर को इंचेस में, कहते हैं ना सेंटीमीटर्स में बताओ हाइट, तो ये कन्वर्जन फैक्टर है आपका। समझ में आ रही है ये चीज? अब मोस्टली मुझे जो यहाँ पर दिखा, रेडियस को आपने लिखा 5/10 विच इज 1/2 सेंटीमीटर, यही लिखा है।
नहीं लिखा? 70 mm करके mm³ तो कर दिया। हाँ ठीक हुआ तुम्हारा, ठीक है। वैसे तुमने सिर्फ उसको पॉइंट को ऊपर नहीं लिखा जब लास्ट स्टेप में किया है। योर आंसर इज करेक्ट, बट माइनर सी गलती है उसमें। डायमीटर है, हाँ। तो कर रहा है, ये आ गया ना, तो ये 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो हाइट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? हाइट इज 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द इंक इन सिलेंड्रिकल बैरल। फॉर्मूला लिखोगे अच्छी तरह से और इसको सॉल्व करोगे। अब किसी ने पता क्या किया, रेडियस का स्क्वायर करने की जगह ना यहाँ पे 7 × 7 कर दिया। कौन है वो महानसी? बेटा बताओ, किसके पेपर में ऐसा? किसने यहाँ पे 22/7 की जगह 7 × 7 × 1/4 लिखा है? कुछ ऐसा लिखा है किसी ने कि रेडियस को स्क्वायर नहीं किया, हाइट को स्क्वायर कर दिया। कौन है वो बच्चा? कोई एक है? हाँ ये रे। फिर हम कहते हैं हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते। कहाँ खोए हुए हैं हम? मैं कहा ना कोई एक है बच्चा। कहाँ खोए हो? तुम्हारा पेपर बिल्कुल मतलब सही सही क्वेश्चन करते हुए तुम गलत कर रहे हो और बाद में कहोगे ओ शिट ये गलती कर दी, ये सिली मिस्टेक। इन चीजों को ध्यान रखो। एंड जब आप ऐसी कोई गलती करते हो ना बच्चे, सच में कह रही हूँ, थिंक अबाउट द टाइम व्हेन यू वर अटेम्प्टिंग दैट पेपर और दिमाग में क्या था। उस सिचुएशन में जाकर सोचो मेरे दिमाग में क्या था, मैंने क्यों 7 × 7 लिखा, क्यों 1/2 नहीं लिखा। बिल्कुल सही करते हुए गलत कर रहे हो। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखो। और अगर करेक्शंस करनी है ना, अगर सीखना है तो वही सोचो मैंने वहां पर क्यों किया, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मेरे अपने दिमाग से पूछो कि क्यों ऐसा लिख दिया तुमने बैठकर। राइट, दिस इज द ओनली वे मैथ्स में इंप्रूवमेंट हो सकती है। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेशन करोगे और ये 11 आएगा एंड दिस इज 11/8। यहाँ पर तक की मोस्टली कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सही थी। कोई एक दो बच्चे होंगे जिनकी कैलकुलेशन नहीं सही थी, किसी ने इसको कट नहीं किया, किसी ने 77 कुछ लिखा है। तो प्लीज अपनी कैलकुलेशंस को नीट रखो बिकॉज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट आपको मेंशन ही नहीं किया हुआ निकालने के लिए बुक में। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, आपको बुक में मेंशन ही नहीं किया हुआ कि ये निकालना है, लेकिन मैंने सिर्फ सॉल्व करवाने के लिए आपको कहा वॉल्यूम निकालो। अब कहते हैं कि ये जो बैरल है ये अप्रोक्सीमेटली 3300 वर्ड्स लिखती है। आई विल ओपन द पेपर हियर, जिसके पास नहीं है। क्यों R² नहीं होता? अच्छा मैंने यहाँ पर पेपर फॉरवर्ड नहीं किया ना ग्रुप में, है ना? रेडियस 1/2 कहाँ है? 1/4 नहीं है? अभी खुद तो कहा डायमीटर 5 दिया हुआ है, मैंने कहा शुक्र है किसी को तो याद आ रहा है। मेरी गलती कितनी अच्छे से निकालते हो, अपनी क्यों नहीं निकाल पाते? अपने टाइम पे क्यों वो हो जाते हो कि मैम हमने रेडियस को गलत लिखा है, इसको गलत लिखा है। निकालो मेरी गलती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खुद की भी गलतियां उतनी ही क्लियरली चेक करो। उस टाइम भी दिमाग उतना ही ओपन रखो। अब इसमें लिखा हुआ था कि ये बैरल जो है 11/8 क्यूबिक सेंटीमीटर, इससे 3300 वर्ड्स लिख सकते हो। है ना, एक पेन आता है जिसमें वो कहता है कि दिस राइट्स फॉर 1 किलोमीटर, ऐसा होता है ना, वो लिखता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वही चीज है कैलकुलेशन की। वो जो क्लेम कर रहे हैं ना, वो आप कैलकुलेट करके सिखा रहे हो उनको कि हाँ जी ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया? जो आपके पेन्स बनते हैं वो कितने ड्यूरेबिलिटी है, कितना लिख सकते हैं, वो सारी चीजें इनके थ्रू ही कैलकुलेट होती है। तो ये प्रैक्टिकल है आपके पेपर का कि आपको ना मैथ्स का सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ आप जब जाओगे प्रैक्टिकल फील्ड में तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस आएगा, हाउ विल यू कैलकुलेट कि पेन कौन सा बेटर है। राइट, चलो अब ये आगे 3300 वर्ड्स लिखते हैं। उसने कहा कि आपके पास एक पूरी इंक पॉट है जिसमें 1/5 ऑफ अ लीटर है। 1/5 ऑफ लीटर तक सब पहुंच गए। 200 ml इंक है। 200 ml इंक में कितना लिखा जाएगा? और उसके लिए मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया था कि किसी के दिमाग में चल जाए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। अर्जुन यहाँ पर आई वुड प्रेफर कि हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके रखो बिकॉज यहाँ पर मुझे क्यूबिक में ही दिया हुआ है, mm में मैं नहीं करूंगी।
मैं अपनी रेशियो को, अपने डायमेंशन को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी, लास्ट में कन्वर्जन से नहीं लेके आऊंगी। यू डन इट राइट, तुमने इसको 1000 से ही डिवाइड किया, विच इज फाइन। अगर तुम्हें समझ में आता है अच्छी बात है, बट आई वुड प्रेफर कि पहले ही उसको लिख दो। रेडियस इज 5/2 mm है, अब उसको लिख दो 5/20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुमने ठीक किया है। चलो अब आ जाते हैं। वो कहता है कि जब आपके पास इतनी क्यूबिक सेंटीमीटर इंक होती है, तब आप 3300 वर्ड्स लिखते हो, तो 200 ml में कितना लिख पाओगे? समझ में आ गया? 200 ml का मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। 1/5 ऑफ अ लीटर करोगे तो दोनों को 1/5 कर दोगे, तो 200 ml इज इक्वल टू 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। यही आया? 200 ml इज इक्वल टू 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब 200 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने वर्ड्स लिख सकते हो? अब तो सीधी है क्वेश्चन ये। इन 11/8 क्यूबिक सेंटीमीटर वर्ड्स रिटन विद 11/8 लिखो। वर्ड्स रिटन विद 11/8 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक इज इक्वल टू 3300। वर्ड्स रिटन विद 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक, तो 3300 को 8/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वर्ड्स रिटन विद 200 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक, 3300 इंटू 8/11 इंटू 200, 4,80,000 अप्रोक्सीमेटली या एग्जैक्ट हमारे पास आएगा कि इस इंक पेन को अगर आप पूरा इंपोर्ट साथ में देते हो तो आप 4,80,000 वर्ड्स लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो जो आपको टेस्ट पेपर्स होते हैं ना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जो पेन्स भी प्रोवाइड करते हैं आपको आजकल, तो वो ये सब देखते हैं कौन सा पेन ठीक रहेगा जो इतना लिख लेगा। कोई भी बच्चा कितना लिख सकता है पेपर में। समझ में आ गया? तो मैम अपना पेन लेके जाने दे रहे, वहां से कैसे लेंगे, वो लिखेंगे। तो ये सब कैलकुलेशंस वहां पे चलती है कि ये सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 2 डन। ये केस स्टडी में बनकर आराम से आ सकता है इस साल। लास्ट आपका फाइनल्स में कह रही हूँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये कहे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कहे कि सिलेबस में नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं है। ठीक है, और केस स्टडी में बहुत आराम से ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको वॉल्यूम निकालने को कहा जाए, सेकंड केस में आपको कहा जाए 200 क्यूबिक सेंटीमीटर के साथ कितना इंक दिया हुआ है, राइट। और इसी का एक वर्जन था जिसमें एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आता था, यहाँ तो एग्जैक्ट आ रहा है ना। इसका एक वर्जन है क्वेश्चन का, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे जिसमें अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। तो उसमें कहा है अप्रोक्सीमेट टू द नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन हमारी लगती है कि शायद कुछ गलती की हो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। इसमें लिखा हुआ है that 500 persons are taking a dip in cuboidal pond which is 80 meters long and 50 meters broad। तो आप लिखोगे pond, क्यूबॉइडल पॉन्ड, इसकी लेंथ लिख दोगे 80 मीटर, ब्रेथ पूरा पूरा लिखो, मैं आधा लिखती हूँ, आप उससे भी आधा कर देते हो, आप उसको ही छोड़ देते हो। लेंथ इज इक्वल टू 80 मीटर, breadth is equal to 50 meters। Let the height is equal to h meters। Number of persons taking dip are 500। Average displacement per person क्या लिखोगे? 0.04 क्यूबिक मीटर। ये सब ने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखाकर दिखा दी मुझे। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कितना हो रहा है? 500 इंटू 0.04 क्यूबिक मीटर, 20 क्यूबिक मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब ये 20 क्यूबिक मीटर, इसका यूनिट ही देख लो। क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हुआ? कहाँ यूज होता है क्यूबिक? वॉल्यूम में। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। इतना पानी ऊपर आ गया,
ठीक है ना? इसका मतलब हम क्या लेंगे, तो यहाँ पर बस लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 लिख दिया करो, कुछ और एक्सप्लेन नहीं करना होता। इसका मतलब ये है कि 20 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 20 इज इक्वल टू 80 इंटू 50 इंटू एच। हाँ जी, किसी ने ना पता क्या किया, बिल्कुल ठीक किया हुआ है। इस छात्र, अरे तुम्हारा पेपर है, तुमने एच को ना, फिर किसका है, उसने क्या किया है, 80/50 डिवाइड बाय 20 कर दिया। कौन है ये बच्चा? हाँ, क्यों किया है? क्यों किया है सोचो, वही तो कह रही हूँ, तुम कह रहे हो मैंने उल्टा किया है, क्यों किया है, मैं तो वही पूछ रही हूँ। मैंने अकुल को भी यही कहा था कि क्यों। एक बहुत बेसिक सी मिस्टेक है, आप अपने माइंड से पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये मिस्टेक, की है इस पे हंसना। ये सिली मिस्टेक जब आप नहीं कवर करोगे ना, सोचोगे नहीं कि मैंने क्यों लिखा है, आप इसे कवर ही नहीं कर पाओगे, पेपर में वही गलतियां दोबारा रिपीट होती रहेंगी। दिस इज व्हाट माइंडफुलनेस इज। आ जाओ, वहां बैठ जाओ। ठीक है, तो हाइट आ जाती है 20, 80 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 1/, कौन बचा है, और कौन है, आदित्य, और कौन है, असली है, उसको भी बोलो आ जाएगी, चेयर है ना पीछे, आ जाओ बेटा, चेयर यहाँ पे ले लो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, रिवाइज कर, कल वाला पेपर किया था, तुम यहाँ पर आकर बैठो, पर चेयर वहां से ले लो, पीछे से एक चेयर पास कर दो, मतलब तुम इधर उधर शिफ्ट कर जाओ सारे, नहीं, एक चेयर दे दो तो शी कैन ब्रिंग इट। ठीक है, तो ये आपका आ गया मीटर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, विच विल राइट एज 0.5 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट आंसर था, राइज इन। और लास्ट में लिखा करो देयरफॉर राइज इन वाटर लेवल, बस। ये लास्ट में एक लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मार्क्स कटते हैं नहीं कटते, मिलते हैं नहीं मिलते, मुझे नहीं पता, पर लिखते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। Therefore, rise in water level is equal to 0.5। आपको भी क्लियर होगा मैंने किया क्या इतना पेपर ये। वेरी गुड, चेयर, हाँ कर लोगे ठीक है, वरना 1/2, अगर आप 1/200 मीटर्स लिख रहे हो, आई वुड एडवाइस कि इसको चेंज कर लो। हाँ, क्योंकि पेपर में ना एग्जाम्पल के क्वेश्चन में लास्ट में 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है वैसे, सर्कल करो। आप क्या रिवाइज करोगे आज, सर्कल करो तो बस। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 सबका ऑलमोस्ट इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सबका सही है, किसी की गलती नहीं है, कैलकुलेशन में गलती की है अगर की है। क्वेश्चन नंबर 4 और सिंपल प्रोसेस था कि 11 इंटू 6 इंटू 5 वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये 2 मार्क्स का था। मम्मी पापा आए नहीं, आ गया शायद, बाहर गाड़ी आ चुकी है उनकी, देख। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 6 इंटू 5, 22/7। यहाँ पर भी सिर्फ कैलकुलेशन है, हाँ बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, पानी था, उस पानी को आपने सिलेंड्रिकल टैंक में डाला, तो फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक। ने पानी का यहाँ सारा डाल दिया तो कितनी हाइट जनरेट हुई वो आपके पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत कम बच्चों का सही है। क्वेश्चन 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर से पहले भी ये करवाऊंगी, अगर भूल गई तो लिख लो कि कहीं ना कहीं कि मैम ये क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करवाओ क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। हाफ क्यों गया, क्योंकि तुमने वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स था ना, उसने कहा है रेशियो ऑफ 2 पार्ट्स, तो आप स्पेसिफाई करोगे रेशियो ऑफ पार्ट 1, फिगर बनाकर पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, उसमें स्पेसिफाई करना, उसके लिए प्रेजेंटेशन है, उसमें आधा नंबर काटा है। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा जल्दी की वजह से वहां पेपर भी जल्दी नहीं करोगे।
ये एक्सक्यूज नहीं होगा, जल्दी में किया, लेट किया है, सच में कह रही हूँ, पेपर भी उतनी जल्दी से होगा, ये हैबिट बन जाती है हमारी, और कुछ नहीं, वहां लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वी हैड दिस हैबिट ऑफ राइटिंग एब्रीवेशन, CSA वगैरह ना नहीं लिखते थे मैं पेपर में। क्यों होता था पेपर में, तो आप डेली रूटीन में आप CSA लिख रहे हो, पेपर में जाकर जब कर्व्ड सरफेस एरिया लिखते हो तो लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, सो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन कि आप पूरा पूरा लिखते हो। एब्रीवेशन किसी भी सब्जेक्ट में अगर यूज कर रहे हो तो मत करो, पेपर में पूरा लिख कर आएंगे। पेपर में पूरे के लिए टाइम बहुत लगता है, और लगते तब लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपस में इशारे से अच्छा काम कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, आपको वॉल्यूम की रेशो दी हुई है। प्लीज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू स्फीयर्स कहा गया है 64:27। ठीक है, आपने लिखा V1/V2 64/27। इससे आपकी रेडियस 1 रेडियस 2 आ गया 4/3, और फिर सरफेस एरिया कहा गया है। तो प्लीज ये लिखा करो, सरफेस एरिया 1 टू सरफेस एरिया 2 इज इक्वल टू 16/9। 1 मार्क का था, इतना ही काफी था। एक ही नंबर करवाती हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम तक तो सबका सही है। बेटा बाहर से चेयर लेके आनी पड़ेगी, वह नीचे से लेकर आओ। किसका? 7th का आंसर है 4:1। तेरा क्यों रह गया? 2 मार्क्स, क्योंकि 2 चीजें है ना। हाँ, ये कैसे रह गया? तुम्हारा कैसे रह गया ये? के बाद में मैं चली गई होंगी। आई गिव यू 2 मार्क्स, क्योंकि मैंने स्लैंट हाइट भी कैलकुलेट की है, जो √17 नहीं होती, इस केस में नहीं होगी। मतलब ठीक है, तुम्हारा लॉजिक सही है, बट थोड़ा सा लॉजिक मतलब इसमें गड़बड़ हो जाता है। दे दो उसको। ठीक है, बताती हूँ, रुको। तुम्हारा, तुमने एक सही चीज की हुई थी इस पेपर में। 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो, हाइट 1 टू हाइट 2, रेशियो दी हुई है 1:4, रेडियस 1। अच्छा, मैं वहां बैठा था, यहाँ बैठ के गूगल यूज कर रहा था उनके साथ, उससे उसकी बताओ। गलत बात। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं फोन यहाँ रखूंगी, मैं फिर नहीं एंटर करने दूंगी क्लास में, तो तुम अपना ध्यान रखो। नीचे से चेयर कह दी है। हाँ, ले लो। तो R1:R2 4:1 आ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2। आपने यहाँ पर लिख दिया करो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, 1/3πr²h। कौन सा क्वेश्चन देखा था, या कौन सा मैं कैलकुलेशन की थी? यही वाला क्या था जो चेक कराया? नहीं नहीं नहीं, ये 6 लास्ट। अच्छा, वो नेक्स्ट से चेक करके लिखा है? नहीं, हाँ, बार बार में अलग अलग। क्यों? तो ऐसे कंफर्म करोगे? जब आपको रेशियो दी जाती है ना, तो आप लिखते हो लेट द हाइट बी, रेशियो मैंने रेडियस लिखी है, लेट द रेडियाई रेडियस ऑफ कोन 1 4x एंड 1x, लेट द हाइट बी इक्वल टू 1x एंड 4x। सॉरी, यहाँ पर अब रेशियो दूसरी आ गई, तो आई टेक अ डिफरेंट यूनिट, 4/, 1/, एंड 4/। ठीक है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। 1/3π, 1/3π कट हो गया, 16x² इंटू बाय रेशियो x² इंटू 4/। ये आपका जो कॉमन फैक्टर है, ये हो जाते हैं कैंसिल, रेशियो बन जाता है 4:1। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की ही रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन सिर्फ मैंने दी थी आपको कर्व सरफेस एरिया की रेशियो फर्दर निकालने की। इस केस में कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कोन की बात हो रही है ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है निकालना। कोन का कर्व सरफेस एरिया किस पे बेस होता है?
पाई आर एल। एल क्या होती है उसकी? स्लैंट हाइट। तो पहले मुझे इसमें स्लैंट हाइट चाहिए, ठीक है। यूजुअली दिस क्वेश्चन इज विदाउट योर कर्व सरफेस एरिया, नहीं आता है कर्व सरफेस एरिया कोन में जब तक स्लैंट हाइट की रेशो ना दी हो। अब इस केस में क्या करना था, आप निकालते हैं L1 L2। मुश्किल ये होती है जब हम लेते हैं 1 और 4 ही, कि रेडियस 4 है हाइट 1 है, नीचे रेडियस 1 है हाइट 4 है। उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पे लोगे 4x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? बिकॉज दे आर टू रेशियोज, कॉमन फैक्टर सबके अलग अलग है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें सेम नहीं आ रही। 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का अंडर रूट। जब आप लिखोगे पाई R1 L1 टू पाई R2 L2, बाय चांस क्वेश्चन पेपर में आता है, ऐसे नहीं आएगा, बट इन केस यू एनकाउंटर सच अ क्वेश्चन, तो वहां पर लिखा है करो एक्स एंड वाई आर कॉमन फैक्टर्स है, कुछ भी आप स्पेसिफाई करके आ जाओ, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे रेडियस कितनी थी फर्स्ट वाले की, 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर या x 1x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। अगर हम कॉमन फैक्टर नहीं लेते तो ये भी 17 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे आप रूट 17 1 प्लस 16। तभी कह रही हूँ ना, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते अदरवाइज, कर्व सरफेस एरिया में नहीं आता है, तो ये चीज समझो। अगर आपको रेशियो आएगी तो वॉल्यूम की आएगी, कर्व सरफेस एरिया पूछा ही नहीं जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। वो कर दिया है सिर्फ एक समझने के लिए कि हाँ हमने किया है, अदरवाइज नहीं निकाल सकते इसको, वही कह रही हूँ। आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा इसको, बिकॉज टेक्निकली अगर मैं कहूँ ना कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाट एक्स एंड वाई आर, तो मुझे नहीं पता आपस में सही है कि नहीं। 17 तो ले लिया जब आप एक्स और वाई को मान लेते हो, आप रेडियस को 4 ले लेते हो, हाइट को 1 लेते हो, आपने वही नंबर ले लिया, उसको स्क्वायर किया, ऐड किया और कहा कि 7 फुल 4:1 आएगा। पर अभी मैं इस दोनों को कैंसिल नहीं कर सकती ना, क्योंकि एग्जैक्ट कैंसिल होते हैं नहीं होते, क्या फैक्टर छोड़ के जाते हैं हमें नहीं पता है। ये क्वेश्चन मैं कह रही हूँ नहीं आएगा, आई जस्ट वांटेड टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि आप वो हाइट को तो नहीं प्लांट हाइट में यूज कर लेते, सिर्फ इसी चीज के लिए मैंने चेक किया था। समझते हो कि नहीं कि हमें प्लांट हाइट निकालनी होगी, दोनों की प्लांट हाइट इक्वल नहीं है क्योंकि उनकी रेडियस और हाइट ही सेम नहीं है। इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए, कर्व सरफेस एरिया नहीं आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, दिस वाज इन लास्ट ईयर का फाइनल पेपर था ये। हाँ बेटा, वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ने वाला, सीएस से नहीं कर सकते। ठीक तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि आपका ये चीज मैटर करता है बच्चे। आपको नहीं पता कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 दे रहा है या 3 दे रहा है, एक्चुअल डायमेंशंस क्या है, आंसर नहीं कर सकते। मैं वही तो कह रही हूँ ना, इसमें मैं सिर्फ इतना चेक कर रही थी आपका द व्हाई आई गेव दिस क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। ये क्वेश्चन पेपर में कर्व सरफेस एरिया नहीं है, ये वॉल्यूम तक की सीमित है क्वेश्चन। कर्व सरफेस एरिया के लिए कौन दिया हुआ है, आई जस्ट वांटेड कि आप यहाँ पर कोई हाइट को अलग से तो लेते कि पाई आर एल यूज करते हो, तो जिसने एल कैलकुलेट किया है ना उसको मैंने 1 मार्क एक्स्ट्रा दे दिया है, जिसने एल को लिखा है उसको 1 मार्क दे दिया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया एल को कैंसिल कर दिया डायरेक्टली कि पाई आर एल और यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर दिया, उसको मार्क्स नहीं दिए। समझ में आ गई ये चीज? सिर्फ इतना कि आपको यहाँ पर स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करना होगा, चाहे वो आपने रूट 17 निकाल दिया, दैट वाज जस्ट पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया? पर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा क्योंकि आप इसमें रेशियो नहीं निकाल सकते। कैसे आएगा? अगर आपको स्लैंट हाइट की रेशियो दी हो, 1:4 इज द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट, एंड देन नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहली बात तो तरन कैप क्या होती है? कोन। कैसी कोन? कैसे वियर करते हैं उसको? हाँ, तो अगर उसका नीचे बेस कवर्ड होगा तो तुम उसे वियर कर पाओगे, वो कैप रहेगी?
हाँ, तो फिर हम कैप, जब कैप की बात कर रहे हैं, अब आपको ये कहा नहीं जाएगा कि वी नीड टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बर्थडे कैप इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, तो वो क्या होती है? हॉलो। कोई भी मटेरियल ले लो। तुमने क्यों निकाले टोटल सरफेस एरिया? हाँ, पता नहीं, सोचो कि वाई आई डिड नॉट थिंक फॉर फाइंडिंग कर्व सरफेस टोटल, क्यों निकाल लिया। और ये आपको डायमेंशन दी हुई है। बेस सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। वॉल्यूम किसने निकाला पहले तो उसका? ठीक है। और उसने कहा है कि ये कैप जो है ना, आपको कितनी बनानी है? हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन ही पढ़ लो। स्क्वायर सेंटीमीटर, और कैसे बोल रहे हो मैंने निकाली? स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? वी फाइंड द एरिया। समझ में आ गया? तो हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ पेपर वुड बी यूज्ड टू मेक 4 सच कैप्स? 4 into पाई आर एल। रेडियस निकालनी थी आपको। रेडियस कैसे निकालोगे इसका? हाँ जी, क्लास। हाँ, क्या नहीं चल रही है? क्लास में हूँ। हाँ, 4, 3 से 4 वही हो गया। हाँ, टाइम हो गया ना, फिर आएगा था। हाँ हाँ, आगे सारे। क्योंकि बेस का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो आई विल फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। 7 आ गया। हाइट दिया हुआ है 24, तो हम निकालेंगे स्लांट हाइट। हाँ जी, स्लांट हाइट कितनी है कन्वर? डायमीटर 24 बेटा उसका है, सिलेंडर का। ठीक हो गया। सिलेंड्रिकल शेप में केक होगा, कोनिकल शेप में कैप है। तो यहां से रेडियस इज 7, स्लांट हाइट इज 25। हाँ जी, कितना है? 25। हाँ, क्या किया था हमने? हाँ, 5√5। तो 22 into 100। वही कह रही हूँ कि गलतियां सोचो, मैंने क्यों 5³ 5 लिखा, तुम क्यों इतनी गलतियां कर रहे हो कैलकुलेशंस में? इसकी सारी गलती कैलकुलेशंस में है, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस किए। तो ये हमें पेपर चाहिए इतना, 200 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ पेपर। और उसने स्क्वायर सेंटीमीटर ही कहा है ना, तो उसी में लिखना है, कोई कन्वर्जन नहीं करनी इसके बाद। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसका क्वेश्चन था, वो ट्रिकी वन था, कि हाउ मच केक द पर्सन शुड ऑर्डर। राउंड ऑफ ही करना है कि कौन सा वो केक लेकर आएगा। तो आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ केक, जो उनको डायमेंशन चाहिए उसके हिसाब से वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7। रेडियस कितनी दी हुई है? 12 into 12। हाइट दी हुई है 14। हाँ, किसी बच्चे ने ना इसको, हाँ तुम ही दे कन्वर्ट, तुमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, पहले ऐसे लिखा हुआ है। हाँ बेटा, वो ठीक करके लिख, वहीं से आंसर। किसी ने तेरी वो नहीं देखनी है कैलकुलेशन, इतने रफ वर्क नहीं चेक करना। ठीक है, कोई रफ वर्क नहीं चेक करेगा। तुमने इसको लिखा है ना, कितना लिखा है? 3168 लिखा है ना, सबने ये आंसर मार्क करके कहना है गलत है। समझ में आ गया इतना? तो अब उसने आपको एक तो आपने वॉल्यूम निकाल लिया केक का, कि दिस मच ऑफ केक यू रिक्वायर फॉर द बर्थडे पार्टी, राइट। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि अब जो आपको केक मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 0.5 kg में, 1 kg में 1.5। और कन्वर्जन भी बता दी आपको कि 650 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 ग्राम्स। क्लियर हो गया? तो अगर 650 क्यूबिक सेंटीमीटर 100 ग्राम्स है, तो आप देखो 1 kg केक कितना होगा। 1 kg केक का मतलब 6500 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आया? सबसे इजी चीज यही है। अगर 100 ग्राम्स है, मुझे या तो आधा किलो ऑर्डर करना है 500 ग्राम, या मुझे ऑर्डर करना है 100 ग्राम्स दिया हुआ है। मैं सोचती हूँ 1000 ग्राम्स जब होगा तो इंटू 10 किया, यहाँ पे भी इंटू 10 कर दिया। 6500 क्यूबिक सेंटीमीटर 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। आप क्यों इस कैलकुलेशन जा रहे हो कि 6336 कितना जाएगा, उसमें हम 0.9 निकालेंगे, क्यों हम सोच रहे हैं वो? why not? कि if the requirement, if the conversion factor is 650 equal to 100 grams, I can order in 500 grams, तो मैंने 500 ग्राम क्यों नहीं निकाल दिया? आधा किलो केक कितना बनता है वॉल्यूम वाइज? 1 किलो केक कितना बनता है? 1 किलो केक बन जाता है 6500। तो माई लिमिट इज 6336। दैट मीन्स आई शुड ऑर्डर
1 kg केक, आई शुड गो फॉर 1 kg ऑफ केक। 500 ग्राम अगर आप करते हो तो आप क्या लिखोगे, 650 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। अगर 500 ग्राम्स करते हैं तो आप 650 इंटू 5 करोगे। मेरी रिक्वायरमेंट 6336 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, तो इज माई रिक्वायरमेंट मेट बाय 500 ग्राम्स। चाहिए मुझे 6000 में और आ रहा है 3000 में, तो क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, नहीं। अगर मैं 1000 ग्राम्स ऑर्डर करती हूं तो वो बनेगा 6500 क्यूबिक सेंटीमीटर, और रिक्वायरमेंट क्या है 6336 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें कितना केक ऑर्डर करना चाहिए, 1 kg। आपको ये 1 kg लिखने के मार्क्स मिलने थे। अगर आपने ये नहीं लिखा है, आपने ये 6500 ले लिया या ये भी वॉल्यूम निकाल दिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको 1 मार्क ही मिलेगा। ये प्रॉपर लिखना है, therefore cake or the amount of cake ordered or the cake order should be of 1 kg। अब सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, सच में कह रही हूँ, प्रॉपरली लिख लो। आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बैरल ऑफ फाउंटेन पेन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 आ सकता है आपको बेस्ड ऑन द पेपर, जो आपके इस पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रस्ट्रम नहीं है। पहली बात तो समझना, जब आप एक कोन लेते हो और उसको एक प्लेन से कट कर रहे हो, प्लेन सरफेस है, उसमें कोई डिजाइन नहीं बना, उसमें जिगजैग नहीं बना, उसको आपने पैरेलल कट किया है। ये अगर आप मैथ्स आगे करोगे, जब आप पैरेलल कट नहीं करते हो तो आपके पास कोनिकल सेक्शंस बनते हैं। आप उसको डायगोनल कट करोगे, किस डिग्री पर कट कर रहे हो उसके हिसाब से आपका फेस बन जाता है, ठीक है। तो जब आप इसे पैरेलल कट कर रहे हो तो जो आपके पास रिजल्टेंट फिगर आएगी वो कुछ ऐसे होगी। एक पार्ट उसका एक कोन होगा इस शेप में, और नीचे वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रम, जो आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आ गया। तो अब जो मुझे गलती लगी इस क्वेश्चन में सबकी, जिन्होंने भी सॉल्व किया है, जिसने नहीं किया, जिन्होंने किया है ना, उनकी गलती क्या थी, उन्होंने रेशियो ऑफ कोन्स निकाल दिया। रेशियो ऑफ 2 पार्ट्स कहा है, कट होने के बाद ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये टोटल कोन है। समझ में आ गया। पेपर में ना ये ड्रॉ करके आना, पार्ट 1 पार्ट 2, और फिर लिखा करो रेशियो ऑफ 2 पार्ट्स का है ना, रेशियो ऑफ पार्ट 1 टू पार्ट 2, ठीक है। पहले तो ये फिगर बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है। फिर यहां पर लिखा करो बिगर कोन या ओरिजिनल कोन। रेडियस कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ प्लेन। प्लेन मतलब एक आपकी फ्लैट सरफेस है जिसे कट कर रही है, अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहे हैं, जिगजैग पैटर्न नहीं बन रहे हैं, आपने उसको नॉर्मली कट किया है, ठीक है। थ्रू मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द बेस। तो ऊपर जो कट होकर शेप बन रही है वो सर्कल है, बिकॉज दिस इज, ये आगे की जब आप हायर मैथ्स करते हो तब आपको समझ में आता है कि जब आपने कट किया तो आपके पास कोनिकल शेप्स बनकर आएंगी, कोनिकल सेक्शंस कहते हैं उनको, पैराबोला की शेप बनकर आएगी। जरा डिफरेंट शेप्स जो आपको बनती हैं इस केस में, जब भी किसी सॉलिड सरफेस को कट किया जाता है, ठीक है। तो इस केस में आपको सिर्फ एक कोन ही बन रहा है, सिंपल सा एक कट डिविजन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स। 2 कोन्स नहीं कहा होगा, 2 पार्ट्स कहा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। जो दूसरा वाला पार्ट है ना वो फ्रस्ट्रम है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसका वॉल्यूम फिर भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, आपने इसको नेम दे देना है ए बी सी डी एंड ई। अब जैसे सर्कल्स में करते हैं वैसे ही हम करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। कैसे सिमिलर है लिख दोगे, ठीक है, नहीं लिखते तब भी ठीक है, लिख दो। यहां पर आप मार्क करोगे दिस इज रेडियस
8, आपका सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नहीं है ना ये? हाँ, तो यहां से यहां तक इट्स 8 सेंटीमीटर, और ये कंप्लीट लोगे तो ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट क्या होगी? मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस, तो बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, तो यहां पर हम हाइट क्या ले लेंगे? 6 सेंटीमीटर। यहां पर हमारी हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीई, फिर आप बस लिख दो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डीई। ए बी की वैल्यू आप लिखोगे 6, ए डी इज 12, बी सी निकालना है, रेडियस 8, therefore स्मॉल r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 2, यहां तक क्लियर है सबको? फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 2, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन या पार्ट 1। ठीक है, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करो, पाई को नहीं पुट करना। रेडियस है 8 का स्क्वायर, हाइट है 12, क्योंकि ये छोटे वाला पार्ट है, तो 4 स्क्वायर, हाइट है 6। बिगर कौन होगा 1/3 पाई 8 स्क्वायर इंटू 12 माइनस 1/3 पाई 4 स्क्वायर इंटू 6। रेशियो निकालने का मतलब है आप करते हो पार्ट 1 डिवाइड बाय पार्ट 2, 1/3 पाई 4 स्क्वायर इंटू 6, 1/3 पाई 8 स्क्वायर इंटू 12 माइनस, या इसको थोड़ा सा यहीं पे अगर कर लोगे एक स्टेप बच जाएगा, यहीं से कॉमन ले लो, 1/3 पाई कॉमन ले लिया, 8 स्क्वायर इंटू 12 माइनस 4 स्क्वायर इंटू 6। अब ये कैलकुलेशन जो है ना वो अपनी अपनी है, कि अगर समझ में आती है वैसे कर लो, नहीं तो 4 इंटू 4 इंटू 6 इतने को मल्टीप्लाई भी कर लोगे ना, कहीं से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सिक्सटीन 96, 64 और 12 को मल्टीप्लाई कर लोगे, इतने कैलकुलेशंस में आप पैदल नहीं हुए अभी। ठीक है, 72, 76, 768 माइनस 96, 96 डिवाइड करो, माइनस करके कितना आएगा 672। अब इजी करना है, देखो ये ऊपर 4 इंटू 4 इंटू 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 क्या होता है 4 2 जा, ये भी 8 क्या है 4 2 जा, और यहाँ पर क्या होगा 6 2 जा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, या 4 इंटू 4 इंटू 6 कॉमन ले लिया, तो यहां से डिवाइड 2, 2 और 2, तीन फैक्टर्स 2 के -1, आंसर विल बी 1:7। ठीक है, अगर ये समझ सकते हो, वरना प्लीज इसको कैलकुलेट कर लो, कैंसिल कर लो, कम से कम आंसर सही आ जाएगा। दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट टू बिगर पार्ट 1:8, दो वॉल्यूम्स, कोन का वॉल्यूम का रेशियो क्या है 1:8, और कोन टू फ्रस्ट्रम क्या है 1:7। समझ में आ गया इतना? क्लियर है किसी को? यहाँ पर किसी को डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया? अब आते हैं सिमिलर ट्रायंगल। चलो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 2 दिन आज और कल सिमिलर ट्रायंगल्स कर लो, परसों टेस्ट लूंगी मैं इसका। आज वेडनेसडे, टेस्ट तो बेटा होना ही है, चाहे पेपर हो तुम्हारा ना हो। ठीक है, इनफैक्ट अगर एग्जाम भी है तो बीच में आकर टेस्ट देगा।
प्रैक्टिस ऐसे ही होगी, स्कूल्स पे चलता रहेगा। मैं समझ गई, उससे पहले आके देखो। हाँ तो कोई बात नहीं, मंडे ही है, फिर तो सिमिलर ट्रायंगल दे सकते हो। इसका टेस्ट भी नहीं लिया होगा ढंग से, कभी टेस्ट भी नहीं हुआ इसका, है ना। आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम पेपर में आएगी, क्योंकि रह देकर पूरे मैथ्स के सिलेबस में आपको यही एक ढंग की थ्योरम है। बाकी कोई अगर सर्कल्स में आओ तो कोई इतनी लंबी चौड़ी थ्योरम्स नहीं है उसमें, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको याद कैसे करना है, इसकी स्टेटमेंट, प्लीज रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑल्सो। और जब आपने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है और लिखना है कि मैंने ये थ्योरम यूज किया, तो आप पूरा लिखोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी मत लिखना, नंबर कट जाएंगे। तो अभी से आदत डाल लो। अभी अगर आप बीपीटी लिखते हो ना, पेपर में भी बीपीटी लिख कर आओगे। समझ में आ गया। तो जब भी आप टेस्ट देना है, पेपर देना है, तो राइट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आ गया इतना। ये थ्योरम कहती क्या है, इसकी स्टेटमेंट। बुक ओपन करो एंड राइट इट डाउन इन योर स्टेटमेंट। थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, नोटबुक्स में लिखो, और जहां स्टेटमेंट दी हुई ना उसको पढ़ भी लो। बुक तो फिर खोलोगे, कॉपी गुम हो जाएगी तुम्हारी, रजिस्टर नहीं मिलेगा, बुक हमेशा साथ रहेगी। तो यहाँ पे देखो, बुक में मार्क करो पेज नंबर 124 पर, क्योंकि कहता है स्टेट एंड प्रूव। तो स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, आधा नंबर एक नंबर वैसे ही कट जाएगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, लिखो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, if a line is drawn parallel to any one side of a triangle to intersect the line is drawn parallel, book hole 124, drawn parallel to any one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides in distinct points. Line is drawn parallel to any one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. Line is drawn parallel to any one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. अब लिखेंगे इसमें given triangle ABC in which DE is parallel to BC. To prove AD upon DB is equal to AE upon EC. अब ये चीज ऐसे तो प्रूव होने से रही, तो मुझे कुछ ना कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और जो आपको अब याद रखने वाली बात है, आप याद रखोगे कि मैं इसे प्रूव करती हूं यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना, उस चीज को यूज करना है। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब भी मुझे इसे प्रूव करना है ना, तो बेस और हाइट चाहिए। ट्रायंगल में हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो पहले मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। तो कंस्ट्रक्शन अब क्या कहती है कि जो ये देखो ना डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो टू द अदर साइड। तो इसको मैंने नाम दे दिया ड्रॉ डीएम, परपेंडिकुलर टू एसी, ड्रॉ EN, परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर हो गया। अब इस थ्योरम को याद कैसे करना है, एक सिस्टमैटिक वे में याद कर लेना, जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे ही स्टेप्स में याद कर लो। पूरी थ्योरम आराम से पेपर में लिख पाओगे उस चीज को, जब आपके सामने पेपर खुला नहीं होता, बुक नहीं खुली होगी, कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं होगा, कोई आजू बाजू वाला नहीं लिख रहा होगा। DMAC के परपेंडिकुलर है AE के। DMAC के बच्चे पता क्या है, वो फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल वाली बात आती है। ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ही लग रहा है या इक्विलेटरल लग रहा है ना, इसलिए। समझ में आ गया ये? DM is perpendicular to AC, EN is perpendicular to AB। तुम्हें ना लगने में तुमने 625 को 5√5 भी लिख दिया था, है ना। ना लगने में तो हमने ये भी काम कर दिया था। उसके बाद आएगा जॉइन
CD एंड BE। और जो भी ये कंस्ट्रक्शंस होती है ये डॉटेड लाइन में होती है, इसको डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर लेना। इतना अगर लिख लिया है तो अब आएंगे प्रूफ पर। प्रूफ में एक चीज याद रखना कि मुझे हमेशा यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, राइट। अब हम करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को याद कैसे करना है। सी हमारे पास ना टू प्रूफ में है AD अपॉन DB, AD अपॉन BD और है AE अपॉन EC। ठीक है, तो पहला पार्ट जो मुझे चाहिए वो है AD। AD जो ट्रायंगल में आता है वो है ट्रायंगल ADE, और मैं अपने क्वेश्चन में यूज कर रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूला को पहले लिख दो, बार बार आपको नहीं लिखना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्योंकि मुझे AD चाहिए तो मैंने बेस AD को लिख लिया, हाफ इंटू AD इंटू EN। अब AD ट्रायंगल में ही एक साइड AE भी है, तो हाफ इंटू AE इंटू DM। समझ में आ गई? ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इसके एरिया निकालेंगे दो वेज में, जिसमें AD पार्ट भी आ गया और AD के सामने था AE पार्ट, वो भी आ गया। इतना क्लियर हो गया? अभी तक एरिया यूज किया। अब कौन सा पार्ट चाहिए? BD। तो BD साइड के साथ मैं कौन सा ट्रायंगल लूं? BDC, जिसमें हाइट भी कवर हो जाए, तो वो होगा BDE। समझ में आ गया? ये वाला ट्रायंगल जिसमें हाइट भी आ जाए साथ में। लेना तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, कोई और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर नहीं रही हूं। तो अगर मैं BDE लेती हूं तो E से परपेंडिकुलर आ रहा है EN। और ये पता क्या होता है, जब आप एक ऑब्ट्यूज एंगल का, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो ट्रायंगल से बाहर ड्रॉ होता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर होता है। समझ में आ गई बात ये? तो अब इस केस में व्हेन आई से मुझे BD वाला पार्ट लेना है तो मैं लूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू BD इंटू EN। हाफ इंटू BD इंटू EN। हाँ, EN बेटा ऑल्टीट्यूड हो गया ना, BD को प्रोड्यूस करके आगे हम लेकर गए तो ये EN ऑल्टीट्यूड बन जाता है इसका। ठीक हो गया? अगर BD लिया है ना, अब मुझे बताओ दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे अब? दामिर, अगर मैंने BDE लिया है तो दूसरा ट्रायंगल मुझे कौन सा लेना चाहिए अब? हाँ, BE। ये BCD ये तो ले लिया, BD तो पार्ट ले लिया है ना। अब दूसरा वाला पार्ट मुझे कौन सा लेना है? CE। CE के साथ कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ECD CED। तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हाफ इंटू CE इंटू DM। ठीक है, ये चार तरह से एरिया ले लिया आपने। अब देखो रेशो जो थी ना वो AD और BD में थी, ठीक है ना, रेशियो AD और BD में थी। तो मैं क्या करती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि BD यहां लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है BDE, हाफ इंटू AD इंटू EN, और नीचे आ जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EN। समझ में आ गया? क्यों इन दो ट्रायंगल्स को लिया? क्योंकि मुझे AD और BD चाहिए। प्रूफ अपने सामने रखना है, AD और BD की रेशियो बनी हुई है, तो मुझे जहां AD दिया हुआ है जहां BD दिया हुआ है वो पार्ट लेना है। फिर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED।
बाहर से ना चेयर ले आओ, ठीक है, नीचे बोल दो AE इंटू DM हाफ इंटू CE इंटू DM। तो ये हाफ कैंसिल हो गया और DM कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो इसे लिखोगे इज इक्वल टू AD अपॉन BD और इसे लिखोगे AE अपॉन CE। अब यहां पर इस फिगर में अगर मैं साइड लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करती हूँ, इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो ADE दोनों में सेम है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, लेकिन दोनों ही फिगर में या दोनों ही रेशियोज में डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट। तो इनको मुझे अगर इक्वल कर दूंगी मैं BDE और CED को, तो मेरी रेशियोज भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, ये चीज ना आपने 9th में पढ़ी नहीं हुई है, चैप्टर डिलीट हो जाता है, 2 साल से डिलीट हो रहा है आपके सिलेबस में, जिसे हम लिखते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, इन्हें मेंशन करोगे आप, ट्रायंगल्स BED एंड CECDE, triangle BDE and triangle CED are on the same base, between बाद में लिखते हैं, are on same base DE and between same parallel line DE and BC. Therefore, area triangle BDE is equal to area triangle CED. समझ में आ गया। इसको लोगे 3, जो इससे ऊपर ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है इसे लिखोगे 1, लिखा हुआ ना अपने पेपर में, और इसको लिखोगे 2, नोटबुक में लिखा होगा आपने ये वाली एरियाज को जो सेम किया वो नंबर 3 हो जाएगा, इससे ऊपर वाली नंबर 1, ADE और BDE नंबर 1, और जो हमारी सेकंड वाली आई वो नंबर 2। और अब हम तब लिखेंगे फ्रॉम 1 to 3। क्लियर हो गया। इसको नंबर 3 लिखा, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, कोई भी नहीं है नीचे। फ्रॉम 1, 2 and 3 AD upon BD is equal to AE upon CE, hence proof। हाँ हाँ हो जाओ, अगर है तो शेयर बिल्कुल दे दो बेटा, वो बैठ जाएगी बच्ची। जियो काम है, जियो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको ये। समझ में आ गया इतना। बीपीटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई और थ्योरम है ही नहीं। अब जो सबसे पहली चीज हमें ट्रायंगल्स में करना है, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1 तो सिर्फ थ्योरेटिकल है, एक्सरसाइज 2 पर आओ, 6.2 जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, ऐसे क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर क्वेश्चंस को ब्रॉडली देखोगे ना 6.2 में सब क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पेज 129, एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 ऑलमोस्ट सब सेम है। ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सबका ही सिमिलर एक पैटर्न चल रहा है।
एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कल इसके ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिवाइज होंगे ट्रायंगल्स के, एग्जाम्पलर बेस्ड या जो एमसीक्यू में आएंगे आपको 1 मार्क के। ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन में क्या है, वो क्वेश्चन आपका 2 तरीके से सॉल्व होता है और क्वेश्चन आते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 9 ही करना है, सी क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन 10 में क्या फर्क है। एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है, ओपन योर बुक्स पेज 127। एग्जाम्पल 2 देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10। ये सभी क्वेश्चंस एक तरह के क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रेपीजियम है, लाइंस आपको बताई हुई है, AB इज पैरेलल टू CD, ENF आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, और वो भी पैरेलल दी हुई है AB को। तो शो करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। फिगर ड्रॉ करो। तीनों क्वेश्चंस को देखना, तीनों ऑलमोस्ट सेम बात कर रहे हैं। ट्रेपीजियम दिया हुआ है, A, B, C एंड D, ENF आर द, ज्योमेट्री पता मुश्किल क्यों होती है, क्योंकि हम क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हाँ 10 क्वेश्चन आ गए, 10 में से 2 एक तरह के ही होते हैं, 2 या 3 एक तरह के होते हैं। सबट कर क्वेश्चंस वो 3 या 4 रह जाएंगे अगर हम उन्हें क्लब करके देखेंगे कि क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हुई है, बात वही कर रहा है वो। इसमें दिया हुआ है कि AB और DC तो पैरेलल है, EF को AB के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये क्लैरिटी हो जाती है कि EF CD को भी पैरेलल है। प्रूफ में कहा है कि ये प्रूफ करो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। इसने ना 2 पार्ट्स लिए हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स के। समझ में आ गया। ट्रेपीजियम के इस क्वेश्चन में नॉन पैरेलल साइड्स के 2 पार्ट्स को कहा है पैरेलल प्रूफ, वो इक्वल रेशियो में प्रूफ करना है, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन 9 और 10 ना, इसमें कहा गया है कि ट्रेपीजियम तो बन रहा है लेकिन हमने इसके डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करवा दिया। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो प्रूव अब ये करना है कि जो डायगोनल्स की रेशियो बन रही है, देखो एक डायगोनल पूरा जो था वो AC है, AC के 2 हिस्से हो रहे हैं, AO और CO। तो जो रेशियो AO और BO में है, चलो जो हमें प्रूव करने को कहा है A और BO, एक ट्राइंगल का पार्ट A और BO में है, वही रेशियो हमारे पास AO के साथ है CO। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखो, और साथ में B वाले पार्ट का हिस्सा है OD DO। समझ में आ गया। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसे प्रूव करना है। अगर इन क्वेश्चंस को बीपीटी के थ्रू मुझे प्रूव करना है ना, तो बीपीटी ओनली टॉक्स अबाउट पैरेलल साइड्स। एक ट्राइंगल होगा उसमें पैरेलल साइड्स बननी है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या करते हैं, जॉइन AC, और वो यहां इंटरसेक्ट कर रही है, ले लो पॉइंट G। ये समझ में आ गया। वही चीज मैं क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 में भी करती हूँ अगर मुझे बीपीटी यूज करना है। अब इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 में तो एग्जाम्पल 2 में बीपीटी यूज होगी, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बीपीटी यूज होगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका सिमिलर ट्रायंगल से भी हो सकता है। समझ में आ गया। अगर तो पेपर में वैसे स्पेसिफाई नहीं होता कि सिमिलर ट्रायंगल्स के थ्रू ही करना है या ऐसे करना है, तो जैसे मर्जी कर सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ पर आप क्या करोगे, EG जो है पैरेलल है CD के। अगर इस क्वेश्चन में आओ, AC को ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन है ना। अब लिखो प्रूफ, इसमें एग्जाम्पल 2 का प्रूफ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगानी है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADC। आता है इन ट्रायंगल ADC EG इज पैरेलल टू DC। अब वो कैसे पैरेलल है, या तो यहां पर आप लिख दो, अब देखो ना मैं भूल गई ऊपर लिखना,
तो ये नहीं कि हम घुट करेंगे, इसको कटिंग करेंगे या ऊपर मैं कहीं ना कहीं उसको अटकाऊंगी बीच में। तो मैं यहाँ ब्रैकेट्स में आपने स्टार्ट किया होगा, साइड पे पेपर में जगह होगी, है ना, साइड पे एक मार्जिन होगी ना, वहां पे एक मार्जिन ड्रॉ कर लो। फॉर एग्जाम्पल मेरी शीट ये है, तो मैं क्या करूंगी, साइड पे एक मार्जिन ऐसे ड्रॉ करके पेपर के साथ ही लिखूंगी AB इज पैरेलल टू CD, EF इज पैरेलल टू AB, given therefore AB is parallel to CD is parallel to EF। कटिंग मिनिमम से मिनिमम रखो, अगर कोई चीज भूल जाते हो तो उसको साइड पर एक पोर्शन बनाकर उसको छोटी सी स्पेस दे दो, बट डोंट मेक इट यहाँ पर कि हम उसको ऊपर ही लिखें, ऐसे लिखें या कटिंग करें। समझ में आ गया? EG is parallel to DC, parts of parallel lines, right? तो in triangle ADC, EG is parallel to DC by, अब क्या लिखेंगे इसमें, बाय, बोलो सब, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ पूरा लिखो स्पेलिंग के साथ, उसके भी मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो विल राइट हियर AE अपॉन DE इज इक्वल टू AG अपॉन GC। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल, इसके बाद कौन सा लोगे, ये ट्रायंगल ले चुके हो, तन्मय बोलो, इसके बाद कौन सा ट्रायंगल होगा, ABC। रेशो बताओ इसमें, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC। हाँ बोलो, यहाँ पे रेशो क्या ली हुई है, हाँ AG अपॉन GC इज इक्वल टू, किसके साथ लिखोगे इसको, BF अपॉन CF, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग लेना, अगर आपने AG यहाँ लिखा है तो यहाँ से हम BF ही लेंगे, इज इक्वल टू BF अपॉन CF फ्रॉम 1 and 2। हो गया सॉल्व, लिखो फ्रॉम 1 and 2, समझ में आ गया आरव, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 AE अपॉन DE इज इक्वल टू BF अपॉन CF, प्रूव हो गया। लिख लिया सबने, ये समझ में आ गया। ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन में या तो आपके पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद नॉन पैरेलल साइड की रेशो दी होती है या डायगोनल्स की रेशो दी होती है। जस्ट 5 मिनट दे दो, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे सबको ये। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। इसने कहा है ट्रेपीजियम है, ABCD ट्रेपीजियम है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूव करो जो डायगोनल के पार्ट्स हैं उनकी रेशियो बनकर आ रही है AO अपॉन BO, CO अपॉन DO। समझ में आ गया इतना, AO अपॉन BO और CO अपॉन DO ऐसे रेशियो बनकर हमारे पास आ रही है, ये मुझे प्रूव करना है। हाँ लेकिन पैरेलल तो कोई दिया नहीं हुआ इसमें, अब मुझे BPT यूज करना है ना, पैरेलल नहीं दिया हुआ। आपकी AB और CD तो पैरेलल हैं, लेकिन ये इकट्ठे किसी एक ट्रायंगल में नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से लिखेंगे ड्रॉ OG, OE ले लो, OG ले लो, पैरेलल टू किसी भी एक साइड को पैरेलल ड्रॉ कर लो। मैं दोनों करवा दूंगी, ड्रॉ इतना ही बना लो, काफी, इतना काफी है, क्योंकि ये इस तरह से भी आ जाता है ट्रायंगल, इस वाले का भी पार्ट बन जाता है, और इफ आई गो बाय दिस वे, ये बाद में प्रूव करोगे आप। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो मैंने अब ये प्रूव करना है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ड्रॉ OG पैरेलल टू AB, राइट। फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB OG इज पैरेलल टू AB, ये हमने किया है बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, रेशियो क्या लिखोगे,
डीपीटी लगा रहे हैं ना, कौन सी रेशियो लिखोगे? ये ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल में ये ले रही हूँ, एबीडी बीओ अपॉन, समझ में आ गया? अब इसके साथ ही दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे जिसमें सीडी साइड आ जाए? आपने एबी साइड ले ली, अब मैं साइड लूंगी सीडी। इन ट्रायंगल एसीडी सिमिलरली OG is parallel to CD। ये क्यों होगा? OG is parallel to AB, AB is parallel to CD, therefore OG is parallel to CD is parallel to AB। हाँ? लिख भी सकते हो, ठीक है लिख दो, ये गिवन बाय कंस्ट्रक्शन लिख ले, ठीक हो गया। OG is parallel to CD by basic proportionality theorem। अब बताओ क्या लोगे? रेशियो AG upon GD is equals to A upon CO। AG upon GD is equal to AO upon OC। तो फ्रॉम 1 and 2 PO upon OD is equals to ये नंबर 1 और ये नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 BO upon OD is equal to AO upon OC, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं AG upon GD के। बताओ हो गया? नहीं हुआ। प्रूफ क्या करना था? AO अपॉन BO, AO के बिल्कुल सामने है BO। हमने लिखा है AO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC, तो BO जाएगा नीचे और यहां से OC चला जाएगा ऊपर। समझ में आ गया?